कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के पैरा जंबल में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना सर छपरा से। आज के सेशन में हम पैरा जंबल के ऊपर चर्चा करेंगे। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आपके मन में यह बात चल रही होगी कि पैरा जंबल क्या है, इसकी पहचान कैसे करें और इसका उद्देश्य क्या है। पैरा जंबल, जिसे हम रिकंस्ट्रक्शन, रीअरेंजमेंट, स्टोरी मेकिंग के नाम से भी जानते हैं। पैरा जंबल में 4, 5 अथवा 6 सेंटेंसेस दिए होते हैं। 6 सेंटेंसेस की स्थिति में पहला सेंटेंस और छठा सेंटेंस अपने प्रॉपर जगह पे होते हैं और उनके बीच 4 सेंटेंसेस को P, Q, R तथा S के रूप में रखा जाता है। इस P की वारिस को सही क्रम में नहीं रखा गया होता है, इन्हें सही क्रम में रखना होता है। जब पहले और छठे सेंटेंस के आधार पर P की वारिस को सही क्रम में हम सजा देते हैं, तब यह प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाता है। और जब तक यह बिखरा होता है तब तक इन्हें डिसअरेंजमेंट बोला जाता है। इन्हें जंबल भी कहा जाता है। इसका जो अगला फॉर्मेट है उसमें 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जिसे हम PQRS के फॉर्मेट में रखते हैं। ये PQRS सही सीक्वेंस में नहीं होते हैं, ये जंबल्ड फॉर्म में होते हैं। जब हम इन्हें सही सीक्वेंस में सजा लेते हैं तब यह प्रॉपर अरेंजमेंट कहलाता है। कभी कभी PQRS फॉर्मेट में कुछ शब्द दिए होते हैं, उन शब्दों को जोड़कर सेंटेंस बनाना होता है। वे शब्द डिसअरेंज होते हैं, मतलब तितर बितर स्थिति में होते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होते हैं। जब उन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में सजा दी जाती है और सही सेंटेंस बना दी जाती है तब उन्हें प्रॉपर अरेंजमेंट कहा जाता है। कुल मिलाकर पैरा जंबल में हमें PQRS पर ध्यान देना है। यदि पहला और छठा सेंटेंस दे रखा हो और उसमें PQRS उन दोनों के मध्य में रखी गई हो, तब PQRS पर पहले और छठे सेंटेंस के हिसाब से हमें इन्हें सही सीक्वेंस में रखना होता है। यदि सही सीक्वेंस में हमने इन्हें सजा दिया तो ये हमारा पैरा जंबल प्रॉपर बन जाता है, प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाता है। आइए इन्हें हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें। पहला पैरा जंबल है देयर वाज, और देयर वाज के बाद ये 4 ऑप्शन है PQRS। 4 ऑप्शन नहीं बोलेंगे, ये 4 फॉर्मेट, एक फॉर्मेट है जिसमें PQRS 4 कह सकते हैं जंबल वर्ड्स दिए गए हैं। और इन 4 जंबल वर्ड्स को इस तरह से सीक्वेंस में सजाना है कि इनका खास मीनिंग हो और यह एक प्रॉपर सेंटेंस बना दे या प्रॉपर स्टोरी बना दे। रूल कहता है, यहाँ सेंटेंस है देयर वाज। रूल कहता है जिस वाक्य की शुरुआत देयर से हो उस वाक्य में वर्ब का सिलेक्शन नाउन के नंबर के अनुसार होता है। नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होता है। देयर में वर्ब के बाद नाउन को रखा जाता है। यहाँ पे देयर वाज। अब वाज के बाद रूल के अकॉर्डिंग वाज के बाद हमें सबसे पहले जो PQRS है उसमें नाउन को ढूंढना है। अब इसमें देखते हैं P में दे रखा है नीडेड फॉर इट्स एवरीडे लाइफ। नीडेड यानी वर्ब
और रूल कहता है कि जिस वाक्य की शुरुआत देयर से हो उस वाक्य में भर का सिलेक्शन नाउन के नंबर के हिसाब से होता है। देयर के बाद हमारा वाज दिखाई दे रहा है, लेकिन देयर में वाज का निर्धारण नाउन के अनुसार हुआ है, तो सबसे पहले उस नाउन को ढूंढना है। क्या है यहाँ देयर वाज के बाद हमें नाउन चाहिए, तब ये नाउन ही डिसाइड करेगा कि वाज सही है कि गलत है। तो यहाँ पर पी में नीडेड जो हमारा नाउन नहीं है, ये हमारा वर्ब है। क्यू में टाइम में टाइम हमारा नाउन दिख रहा है, आर में फॉर हमारा प्रीपोजिशन है और एस में एक्चुअली हमारा एडवर्ब है। तो यहाँ रूल क्या कहता है कि वाक्य की शुरुआत देयर से हो और देयर के बाद वर्ब आए तो उस वर्ब के बाद नाउन को रखना होता है। तो पी के बाद यहाँ पर देयर वाज में पी तो होगा नहीं चूंकि नीडेड वर्ब है। क्यू में हमारा नाउन दिख रहा है, आर में हमारा प्रीपोजिशन है और एस में एक्चुअली है। तो देयर वाज अ टाइम यानी क्यू होगा, पहला हमारा सीक्वेंस क्यू होगा। अब जैसे ही पहला सीक्वेंस मिल जाए, सामान्य रूल कहता है कि आप 4 ऑप्शन में से फटाफट चारों ऑप्शन के फर्स्ट लेटर को चेक कर लें। यदि चारों ऑप्शन का फर्स्ट लेटर आपने चेक कर ली और जो आपने सीक्वेंस का जो पहला विकल्प लिया है अगर वो टैली किया और उसके बाद किसी और में नहीं है, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहां देयर वाज अ टाइम व्हेन ईच फैमिली, अब क्यू है, क्यू में देख रहे हैं, ए में भी क्यू है, बी में आर है, सी में आर है और डी में क्यू है। मतलब कि बी और हमारा सी, इसका तो आंसर नहीं होगा, आंसर होगा तो या तो ये नहीं तो डी होगा। अब यहां पे ए होगा कि डी होगा, इसके लिए क्या कहता है कि आप पहले विकल्प को ढूंढने के बाद उसके लास्ट वर्ड को देखें। लास्ट वर्ड क्या हमारा ईच फैमिली, यहां पे क्या है ईच फैमिली। सेंटेंस क्या बना देयर वाज अ टाइम व्हेन ईच फैमिली, यहां देयर वाज अ टाइम में ये एक हमारा क्लॉज हुआ, दूसरा क्लॉज है व्हेन ईच फैमिली। व्हेन के बाद क्या हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब ढूंढनी है और इस वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट ढूंढनी है। तो अब देखना है इसमें वर्ब कहां है। इसमें वर्ब पी कहता है यहां नीडेड फॉर इट्स एवरीडे लाइफ, क्यों तो आप सेलेक्ट कर चुके हैं। आर कहता है फॉर इटसेल्फ मोस्ट ऑफ द थिंग्स इट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड और एस कहता है एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। हमें क्या देखना है, हमें वर्ब ढूंढनी है। तो वर्ब ढूंढनी है तो वर्ब क्या, यहां पर देयर वाज अ टाइम व्हेन ईच फैमिली कहता है कि एक वक्त था जब प्रत्येक परिवार क्या करता था। यहां पर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ये एडवर्ब और ये हमारा वर्ब है, प्रोड्यूस्ड ये हमारा वर्ब है और यहां नीडेड भी हमारा वर्ब है। नीडेड को आवश्यकता एडजेक्टिव के फॉर्म में भी रखा जा सकता है। यहां पे प्रोड्यूस्ड है और रूल के हिसाब से कहता है कि व्हेन के बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद अदर वर्ड्स होता है। तो यहाँ ईच फैमिली को सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट हो गया, इसको वर्ब चाहिए तो वर्ब के रूप में हमारा प्रोड्यूस्ड हुआ, यानी क्यू के बाद हमारा सीक्वेंस एस बनेगा। अब फटाफट चेक करेंगे, दो ऑप्शन मिला था हमारे पास, ए में क्यू के बाद आर था और डी में क्यू के बाद हमारा एस है, तो आंसर हमारा तो डी होगा। फिर भी हम इस पूरे सिस्टम को समझ लें, क्यू के बाद एस है, जो यहां एस मिला, एस के बाद यहां आर बता रहा है प्रोड्यूस्ड फॉर इटसेल्फ मोस्ट ऑफ द थिंग्स इट नीडेड फॉर इट्स एवरीडे लाइफ, मतलब देयर वाज का प्रॉपर सीक्वेंस हमारा होगा क्यू एस आर पी। मतलब है जब भी जंबल वर्ड्स को हम रीअरेंज करने की कोशिश करें, दोबारा सजाने की कोशिश करें, तो सबसे पहला काम है हमें सब्जेक्ट देखना है, फिर वर्ड देखना है, उसके बाद अदर वर्ड्स देखना है। यही हमने देखी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच है, वी हैव टू, यहां हैव टू किसी भी एक्सिलरी वर्ब के बाद यदि टू आए तो टू के बाद हमेशा V1 रखी जाती है। अब पूरे सेंटेंस में हम देखेंगे कि कहां V1 है। P में कहता है एज के रूप में, ये क्या है, एज कंजंक्शन है,
Q में स्पीक है, D में देयर है, यानी R में देयर है और S में इवन है, तो हमारा हैव टू के बाद हमारा Q होगा यानी स्पीक होगा। वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ। फटाफट इन चार ऑप्शंस में से देखते हैं कहाँ Q है। इसमें देख रहे हैं A में R है, B में Q है, C में R है और D में Q है। मतलब कि हमारा A और C तो होगा नहीं। अगर आंसर भी होगी तो हमारा या तो B नहीं तो D। अब B और D में कौन, इसी का फैसला करना है। तो क्या था, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ। उसके बाद अगले सेंटेंस को जोड़ना है, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ। अगला सेंटेंस जोड़ने के लिए क्या रूल कहता है कि जब एक क्लॉज मिले और उस क्लॉज को जब दूसरे से रिलेट किया जाता है तो उसे कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो यहां कंजंक्शन के रूप में क्या दिख रहा है, देयर ए तो इंट्रोडक्टरी देयर है, इवन इफ है, कंजंक्शन है यहां, और यहां एज भी कंजंक्शन है, और सेंटेंस का सीक्वेंस है, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सच बोलना है या सच बोलना पड़ता है। एज वी सी इट, जैसा कि हम देखते हैं, तो हमारा Q के बाद हमारा P जा रहा है। अब देख लेते हैं Q के बाद P कहां, यहाँ QR है, यहाँ QP है, तो आंसर हमारा D हो गया। यहां भी सीक्वेंस देखना होता था, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट्स, यानी जब एक क्लॉज मिल जाए तो फिर दूसरे क्लॉज की जैसे ही हम दूसरे क्लॉज पे जैसे ही फोकस करते हैं, उन दोनों क्लॉजेस के मध्य में हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, और उस कंजंक्शन के बाद पुनः हमें सब्जेक्ट और वर्ब पर फोकस करना होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पैराजंबल में बस एग्जाम्पल के माध्यम से समझना था कि हमारे बीच में पैराजंबल के किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस इतना ख्याल रखें कि पैराजंबल में यहाँ पर जंबल्ड वर्ड्स दिए होंगे, या 1 to 6 सेंटेंसेज में 1 और 6 दिए होंगे, और उसके मध्य में PQRS दिखेगा। यदि इस तरह का सीक्वेंस दिखता है तो हम उसे पैराजंबल समझेंगे। अब आपके मन में यह बात चल रही होगी कि सर जस्ट आपने बताया कि पैराजंबल की पहचान कैसे करें, पैराजंबल क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो मैं बता दूं, पैराजंबल का उद्देश्य हमारी तार्किक नॉलेज और हमारे अरेंजमेंट के पावर को परखना होता है। हम किसी चीज़ को कितने सही सीक्वेंस में रख पाते हैं, इस पावर को परखने के लिए ही पैराजंबल की टेस्ट ली जाती है। तो उम्मीद है आज की यह टेक्स्ट आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।